नमस्कार, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब हम लोग चालू करेंगे बायोडायवर्सिटी का पार्ट थर्ड। हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे टैक्सोनॉमी क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े थे हम लोग, और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े थे कि किस आधार पर हम क्लासिफाई करते हैं किसी लिविंग बींग्स को। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं कुछ कुछ बेसिस पर, वो कितने प्रकार की क्लासिफिकेशन अभी तक हो पाई है और कितनी हम लोग को करनी है। तो ये नहीं है कि क्लासिफिकेशन जो करने का शुरुआत हुआ वो अभी ही शुरुआत हुआ, ये बहुत पहले से शुरुआत हुआ था, लेकिन पुराने समय में जो अटेम्प्ट्स हुए वो परफेक्ट नहीं हुए। ठीक है ना। तो शुरुआत में केवल इस आधार पर डिवाइड किया गया, बोला जाए कि अगर पहला व्यक्ति है जो कोई क्लासिफिकेशन किया है, आज हम पढ़ेंगे क्या क्लासिफिकेशन। फर्स्ट व्यक्ति जिन्होंने कोई अच्छी क्लासिफाई करने का कोशिश किया वे थे अरिस्टोटल। ठीक है ना। अरिस्टोटल सैकड़ों साल, हम बोले कि हजारों साल पहले अरिस्टोटल हुए थे, लगभग 700-800 साल पहले अरिस्टोटल हुए। उन्होंने क्लासिफाई करने का कोशिश किया लिविंग थिंग को केवल प्लांट्स और एनिमल के बेसिस पे। उन्होंने कहा कि लिविंग थिंग जो है वो दो टाइप्स के होंगे। लिविंग थिंग्स को उन्होंने दो क्लास में डिवाइड कर दिया, एक थे प्लांट्स और एक थे एनिमल्स। ठीक है, लिविंग थिंग को उन्होंने दो भाग में डिवाइड किया, एक थे प्लांट्स और एक थे एनिमल्स। प्लांट्स को उन्होंने कह दिया कि प्लांट या तो स्मॉल होंगे या मीडियम होंगे या लार्ज होंगे। देख रहे हैं आप कितना सिंपल ये क्लासिफिकेशन किया गया, जो कि कोई भी साइंटिफिक नहीं है। और एनिमल्स को कह दिए कि एनिमल्स तीन टाइप के होंगे, या तो लैंड पे रहने वाले हैं, या वाटर में, या एयर में। तो हम देख रहे हैं क्या कि शुरुआत कोई भी चीज़ का होता है तो हम लोग उसको इसलिए पढ़ते हैं कि ये पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही है। ठीक है ना, ये हम बस इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो भी चीज़ को शुरुआत तो किया। ठीक है ना, तो अरिस्टोटल जी ने क्या किया था, इस चीज़ को शुरुआत किया था क्लासिफिकेशन का, इसलिए पहले हम इनको पढ़ते हैं। ये सही नहीं है, ये आपको भी पता है, ये हमको भी पता है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं उनमें बहुत सी डिसिमिलैरिटीज़ है, बहुत सारे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उनमें डिसिमिलैरिटीज़ है। ठीक है ना, तो ऐसी बातें नहीं कि लैंड पे रहने वाले सारे एक टाइप के होंगे या फिर वाटर में रहने वाले सारे एक टाइप के होंगे। तो ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, इनका कुछ नहीं था, इसलिए इसको हम लोग क्या कर दिए, डिस्कार्ड कर दिए। ये क्या है, ओल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। जैसे कि हम लोग एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि हु डिस्कवर्ड एटम, तो जॉन डाल्टन जी जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटम की खोज की थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि एटम इनडिविजिबल है, एटम को और छोटे पार्ट्स में नहीं तोड़ा जा सकता है। लेकिन बाद में हमारे जे थॉमसन आए, गोल्डस्टीन आए, रदरफोर्ड आए और मैक्स प्लैंक आए, नील्स बोर आए, ये सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने बताया कि एटम टूट सकता है और एटम के अंदर एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो जॉर्ज डाल्टन जी की थ्योरी गलत थी, लेकिन हम लोग जॉर्ज डाल्टन को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे पहला थ्योरी दिया था एटम का। ठीक है ना, इसलिए पढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन में भी पहला हम लोगों ने अरिस्टोटल के बारे में पढ़ लिया कि लिविंग थिंग्स केवल दो टाइप के हैं। लिविंग थिंग्स दो टाइप के हैं, एक प्लांट्स और एक एनिमल्स। प्लांट छोटा होगा, मध्यम वर्गीय होगा या फिर बड़ा होगा। एनिमल्स क्या होगा, या तो लैंड पे होंगे, जमीन पे रहने वाले, या जल में रहने वाले, या फिर वायु आकाश में हवा में रहने वाले। तो इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। और अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, जो आज के ज़माने में यूज़ किया जाता है उसका, वो भी धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ते गए। ठीक है ना, ये नहीं है कि जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं वो डायरेक्ट इसके बाद डायरेक्ट आ गया। होता ये है कि हम लोग प्रयास करते रहते हैं, अपनी गलतियों में थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग यहाँ एक लिख लेते हैं कौन कौन कैसे कैसे किया, उसको एक एक करके पढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, सबसे पहले अरिस्टोटल जी ने किया,
फिर कार्ल लिनियस ने किया। कार्ल लिनियस आपको अब याद हो जाना चाहिए। कार्ल लिनियस जिन्होंने टैक्सोनॉमी दिया और बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जो था वो भी इन्होंने दिया। कार्ल लिनियस के बाद आते हैं रॉबर्ट विटेकर। यहाँ तक हम लोग को पहुंचना है। तो अभी हम लोग अरिस्टोटल पढ़ लिए, अब कार्ल लिनियस के बारे में पढ़ेंगे, फिर रॉबर्ट विटेकर पढ़ेंगे। और यहीं आपके बुक में केवल यहीं तक है, इससे आगे नहीं दिया है। लेकिन इससे आगे अगर हम जाएंगे तो इससे भी आगे अगर जाएंगे तो एक और साइंटिस्ट है कार्ल बूस करके, ठीक है ना, जिन्होंने जो थ्योरी दिया वो सबसे मॉडर्न है और वो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है और इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग अरिस्टोटल पढ़ लिए, अब उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कार्ल लिनियस का। तो कार्ल लिनियस का महत्व इसलिए है, कार्ल लिनियस ने क्या दिया, इन्होंने दिया था हायरार्किकल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। आपको याद होगा कि हायरार्की क्या है, मैंने पढ़ाया था। हायरार्किकल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन से इन्होंने शुरुआत किया, यानी कि किंगडम वाले सिस्टम को शुरुआत किया इन्होंने कहा कि मुख्यतः हम लोग कुछ किंगडम्स में बांट देंगे और वो किंगडम क्या होगा, एक बहुत बड़ा पार्ट होगा जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे। जैसे कि इसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि पूरे लिविंग बींग्स को एक कंट्री से रिप्रेजेंट करेंगे। कंट्रीज कैसे छोटे छोटे पीसेज में टूटी है, उसी तरह हम लोग बोलेंगे पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको छोटे छोटे किंगडम्स में तोड़ दिया जाएगा। फिर वो किंगडम और छोटे पीसेज में टूटेगा, जिसको हम लोग कहते हैं फाइलम, ठीक है ना। फिर फाइलम के और छोटे पीसेज में टूटेगा तो ऑर्डर, फिर उसके बाद और छोटे पीस में टूटेगा तो फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। वो सारी हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था, तो उसको एक दो बार और देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझना है। तो इन्होंने क्या दिया था, जो मॉडर्न मेथड है जो हम लोग यहाँ तक पहुँचे, उसका शुरुआत किसने किया था, कार्ल लिनियस ने किया था, हायरार्किकल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, इन्होंने भी कहा कि 2 ही किंगडम होता है। इन्होंने कह दिया कि किंगडम 2 ही होता है। अरिस्टोटल से कुछ ज़्यादा काम इन्होंने नहीं कहा कि, या खाली कह दिया कि किंगडम 2 टाइप्स के 2 पार्ट में डिवाइड है, और वो जो चीज़ था उसको प्लांट और एनिमल किंगडम, प्लांट एनिमल किंगडम, ठीक है ना। तो हमें पता है कि केवल प्लांट और एनिमल में अगर डिवाइड करना था तो फिर अरिस्टोटल जी का क्या गलती था, अरिस्टोटल जी भी तो यही काम किए थे। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा अच्छा काम ये किया, अरिस्टोटल ने बदलाव ये किया। आप बोलोगे सर इन्होंने भी प्लांट और एनिमल में डिवाइड कर दिया और अरिस्टोटल जी ने भी प्लांट और एनिमल में डिवाइड कर दिया, लेकिन कार्ल लिनियस और अरिस्टोटल की बात को ध्यान से समझिएगा। इनके 2 किंगडम में और उनके 2 वाले पार्ट में अंतर ये है कि उन्होंने केवल कह दिया कि प्लांट छोटे होंगे, बड़े होंगे, ऐसे होंगे, वैसे होंगे, हवा में एनिमल्स होंगे, लैंड वाले एनिमल्स अलग होंगे, बस उन्होंने सिंपल कह दिया, जो कि एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। इन्होंने किंगडम के बाद कुछ साइंटिफिक बातें की कि नहीं, फाइलम किंगडम तो है, किंगडम के बाद इसके अंदर फाइलम भी होगा। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना कि एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम क्या था, कोडेटा वो होते हैं, वो सारे एनिमल्स उसमें आ जाएंगे जो बैकबोन रखते होंगे, ठीक है ना। अगर हम बोले कि एनिमल को कितने भाग में डिवाइड किया इन्होंने, तो ये नहीं कह दिया कि हवा में रहने वाला कुछ और पानी पर रहने वाला कुछ। एनिमल को कह दिया इन्होंने 2 में बांट किया, एक हुआ कोर डेटा और एक हुआ नॉन कोर डेटा, ठीक है ना, मतलब जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें इन्होंने किया। अब नॉन कोर डेटा भी आगे बहुत सारी भाग में डिवाइडेड होगा, जिसको हम लोग सब फाइलम कहते हैं। फाइलम के भी बहुत सारे सब फाइलम होते हैं। ये बहुत ही विस्तृत चैप्टर है, ये मत समझिएगा कि जितना हम पढ़ा रहे हैं, हम बिल्कुल हाई लेवल में पढ़ा जरूर रहे हैं, लेकिन इससे भी 5 गुना हाई लेवल में, 10 गुना हाई लेवल में आपके 11th क्लास और 12th क्लास में ये घूमकर आएगा। तो जो लोग बायो लेना चाहते हैं आगे, उनको ये चैप्टर बड़ी ध्यान और मन लगा के पढ़ना चाहिए। इनसे बस यही निवेदन है, ठीक है। तो कोर डेटा वो जिनके पास रीढ़ की हड्डी होगी, जैसे कि हम, गाय, शेर, कुत्ता, ये सारे कोर डेटा में आएंगे। नॉन कोर डेटा में कौन आएगा, जो अर्थवार्म होता है, उनमें कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ठीक है ना। और जो वॉर्म्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, कॉकरोच होता है, वो सब किस में आएंगे, नॉन कोर डेटा में आएंगे। तो हम
इस प्रकार से डिवाइड किए, आगे और भी डिवाइड होगा, लेकिन ये बेसिक बातें मैं जो बताया हूँ वो कार्ल लिनियस के 2 किंगडम और अरिस्टोटल के जो 2 भाग थे प्लांट एनिमल में, उसमें ये अंतर है, ठीक है ना। इन्होंने प्लांट को फिर आगे और डिवाइड किया कि किसके पास रूट्स होते हैं, किसके पास रूट्स स्टेम्स लीव्स नहीं होते हैं, जैसे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है ना। आगे आप लोग पढ़े हो एंजियोस्पर्म्स, जियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स। तो ये साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की वो हम लोग सब पढ़ेंगे, चिंता लेने की कोई बात नहीं। अभी हम लोग केवल किंगडम के नाम जान रहे हैं और किन्होंने कौन सा सिस्टम दिया। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा कि हु फर्स्ट गिव द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो कौन थे? कार्ल लिनियस थे, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, इसके बाद आया क्या कि बोला गया कि चलो कार्ल लिनियस, ठीक है। कार्ल लिनियस के बाद एक और साइंटिस्ट यहाँ बीच में है जिनका नाम है अर्नस्ट हैकल। अर्नस्ट हैकल, ठीक है ना। क्या नाम है? अर्नस्ट हैकल करके, ठीक है ना, HAECAL। तो कार्ल लिनियस ने 2 किंगडम दिया था, इन्होंने 3 किंगडम देंगे और रॉबर्ट विटेकर 5 किंगडम देंगे, जो कि अभी चलता है और हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग अरिस्टोटल का 2 पढ़ लिए, कार्ल लिनियस का भी 2 किंगडम पढ़ लिए, प्लांट एनिमल। अर्नस्ट हैकल ने कहा कि नहीं नहीं भैया, किंगडम तो होगा ठीक है, लेकिन वो 2 किंगडम नहीं होगा, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि 3 किंगडम होगा। तो अर्नस्ट हैकल को अब हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पर ही, अर्नस्ट हैकल। आपको देखिए मैं उस हिसाब से करवा रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसे बीच से आते हैं, साइंस इतना आसान नहीं है। जो लोग समझ रहे हैं कि बहुत ही आसान है, बच्चों का खेल है, उतना भी नहीं है। बीच से जब क्वेश्चन आते हैं ना, तब तोते उड़ जाते हैं लोगों के कि ये कहाँ से आया भाई, पढ़ा तो मैंने सारा था। तो अर्नस्ट हैकल क्या 3 किंगडम देते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? 3 किंगडम किसने दिया था? अर्नस्ट हैकल ने दिया था। तो ये बोले कि 3 किंगडम क्या क्या है। उन्होंने कहा कि चलिए आप बोल तो दिए कि प्लांट और एनिमल 2 किंगडम है, लेकिन प्लांट भी ऐसे कुछ प्लांट है जिसके अंदर केवल एक सेल होता है, एनिमल में भी कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसके अंदर केवल एक सेल होता है। तो आप उनको कैसे रखोगे? क्योंकि प्लांट और एनिमल में तो आप सबको एक ही साथ रख दिए, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, सबको एक साथ रख दिए। तो ये गलत किया आपने। तो सब बोला अच्छा अच्छा गलत किया, तो सही क्या होगा? तो ये बोले कि सही इस हिसाब से होगा कि यूनिसेलुलर को अलग कर दीजिए, मल्टी सेलुलर को अलग कर दीजिए, ठीक है। तो इन्होंने यूनिसेलुलर में एक नया ला दिया, प्रोटिस्टा करके। बाकी 2 को वैसे ही रहने दिया, प्लांटे और एनिमलिया। उन्होंने कहा कि ये प्लांट और एनिमल को आप वैसे रहने दो, मल्टी सेलुलर वाले, ठीक है ना। जो मल्टी सेलुलर है वो इसमें रहेंगे, बाकी जो प्रोटिस्टा है वो यूनिसेलुलर होंगे। उनको लगाना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो हैं जो प्लांट भी नहीं होते, एनिमल्स भी नहीं होते, ये समझे कि बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना। इनको नहीं पता था कि कई सारे प्लांट भी ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, इसलिए इनका थ्योरी आगे जाके गलत होगा। इसलिए आपको ज़्यादा चिंता नहीं लेना है, आपको केवल 2 से 3 बातें याद रखना है। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये सोचे कि प्रोटिस्टा कुछ अलग ऐसे जीव होंगे जो केवल यूनिसेलुलर से होंगे और जो प्लांट एनिमल नहीं होंगे, लेकिन वो बाद में ऐसा देखते हैं कि नहीं, बहुत से प्लांट और एनिमल भी ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, इसीलिए इनका थ्योरी भी गलत हो जाएगा। और लेकिन हम लोग देख रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, गलती हो रहा है तो क्या हो रहा है, गलती होता है, ठीक है ना, लेकिन हम लोगों को आगे प्रयास करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। तो हम लोग शुरुआत की अरिस्टोटल से, 2 किंगडम पढ़े, प्लांट और एनिमलिया। फिर 3 किंगडम हम लोग अभी पढ़ लिए, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमलिया, जिसको किसने दिया था? अर्नस्ट हैकल साहब ने दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि 4th, आप बोलोगे सर 4 किंगडम नहीं है, होगा 4 और 5th किंगडम दोनों किसने दिया था? रॉबर्ट विटेकर नाम के वैज्ञानिक जी ने दिया था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि आपके बुक में है इस बार, और हम लोग को सारे किंगडम्स को डिटेल में पढ़ना है, चिंता मत कीजिए, और हम ही पढ़ाएंगे। तो अब आ जाइए 5 किंगडम पे। 5 किंगडम कौन दिया ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? रॉबर्ट विटेकर ने।
इनका बात कहना अलग था, इनका बात सुनिएगा ये क्या कहे। देखिए सबका मैं इसीलिए बेसिस कह रहा था क्लासिफिकेशन का, कि कौन जो वो व्यक्ति उतने अच्छे तरीके से क्लासिफाई कर पाएगा जिसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अच्छा होगा, ठीक है ना। तो ये अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन रखेंगे कि किसका न्यूक्लियस के आगे मेम्ब्रेन है और नहीं है। यानी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो ट्रू न्यूक्लियस होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो फॉल्स होंगे। ट्रू न्यूक्लियस वाले आपको याद होगा यूकारियोटिक कहलाते हैं। फॉल्स न्यूक्लियस यानी कि जिसके न्यूक्लियर के आगे मेम्ब्रेन नहीं, उसको क्या कहते हैं, प्रोकारियोटिक कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बोलेंगे कि प्रोकारियोटिक यूकारियोटिक के आधार पर डिवाइड करने के बाद ये बोलते हैं कि हम देखेंगे वो सिंगल यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है। फिर उसके बाद देखेंगे कि वो खाना खुद से बनाता है या बाहर से लेता है। ये सब हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि प्रोकारियोटिक कौन है और यूकारियोटिक कौन है। उन्होंने कहा कि अर्नस्ट हैकेल जी ने जो यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा दिया, सारे प्रोटिस्टा में भी बहुत डिफरेंस है। कुछ प्रोटिस्टा तो ऐसे हैं जो यूकारियोटिक है और कुछ ऐसे हैं जो प्रोकारियोटिक है, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने अर्नस्ट हैकेल साहब की गलती को सुधारते हुए 5 किंगडम वाला कंसेप्ट दे डाला, जो कि इस प्रकार है। देखिए प्लांटेई, ये तो हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं कि प्लांटेई और एनिमलिया किंगडम है, इसको कोई छेड़ नहीं रहा है, ये जैसे था वैसे का वैसे है। इसके पहले हम लोग पढ़ लिए थे 3 किंगडम में कि प्रोटिस्टा था, यानी ये 3 तो पहले से है। इन्होंने इसमें 2 और कर दिया, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि प्रोटिस्टा को अब हटा के यहाँ डाल दीजिए, क्योंकि मल्टी सेलुलर में केवल प्लांट और एनिमल नहीं है, फंजाई भी आएगा। तो प्रोटिस्टा यहाँ डाल दीजिए। तो ये 3 पहले से है, 1 2 3। जो 2 नए किंगडम रॉबर्ट विटेकर जी देंगे उनका नाम है, एक तो मोनेरा और एक है फंजाई। क्या समझ में आया? तो यही है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है, देखिए आपको क्वेश्चन आएगा कि हु गेव द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन, तो आप कहोगे कि रॉबर्ट विटेकर भैया जी ने दिया था, ठीक है ना। विटेकर, विट मतलब चला, आप ऐसे याद रखना जो विटी पर्सन कैसे होते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। तो जो सबसे अच्छा वाला 5 किंगडम है वो कौन दिया, रॉबर्ट विटेकर जी ने दिया, ठीक है। तो एक बार मैं वीडियो का लेंथ देख लूँ, सब सही तो है। चलिए अभी 18 मिनट हुआ है, इसमें हम लोग कुछ और पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइए, तो हम लोग यहाँ पर ही पूरे क्लासिफिकेशन पढ़ लिए रॉबर्ट विटेकर तक का। कार्ल लुईस का मैंने इसलिए अभी नहीं पढ़ाया क्योंकि अभी बोला जाएगा कि कार्ल लुईस ने 6 किंगडम का बात किया। कार्ल लुईस कहते हैं कि ये जो मोनेरा है, ये मोनेरा भी 2 भाग में बटेगा, जो कि जब हम लोग मोनेरा पढ़ेंगे अगले लेक्चर में वही पढ़ने वाले हैं। उसको कहा उन्होंने आर्क बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ये रॉबर्ट विटेकर का पार्ट नहीं है, ये 6 किंगडम वाला मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 किंगडम हो गया ना। तो कार्ल लुईस का सबसे लेटेस्ट है, लेकिन आपके बुक में केवल 5 किंगडम पढ़ना है, इसलिए आपको कहाँ गया, इसलिए आपको ये दोनों बात को भूल जाना है अभी के लिए। लेकिन पढ़ते समय हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे जब मोनेरा को पढ़ेंगे हम लोग। अगले लेक्चर से हम लोग एक एक किंगडम को पढ़ना चालू करेंगे और उसके बाद लास्ट में पहुंचेंगे। तो अभी इसको मैं मिटा देता हूँ। अभी केवल आप दिमाग में केवल इतना रखिए कि हमारे पास किंगडम कितना है, 5 किंगडम है, ठीक है ना। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया। मॉडर्न क्लासिफिकेशन कौन सा है, यही है, ठीक है। अब इसको मिटा के हम लोग इसको एक बार फ्लो चार्ट बना लेंगे कि इसका बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का, और किसमें कहाँ कहाँ क्या अंतर आने वाला है, और जब डेप्थ में पढ़ेंगे तब बहुत मजा आएगा। तो अब मैं इसको मिटा दूं। तो मैं आशा करता हूं कि 2 किंगडम, 3 किंगडम, 5 किंगडम,
टू किंगडम का अरिस्टोटल ने दिया, मतलब अरिस्टोटल ने क्या प्लांट और एनिमल कहा। दो किंगडम में कौन डिवाइड किया, कार्ल लिनियस ने, जो जिनका सिस्टम क्या कहलाया, हायरार्किकल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद रॉबर्ट विटेकर आए और जिन्होंने 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया। अब हम लोग प्रेजेंट क्लासिफिकेशन का जो आधार है वो क्या है देख लेते हैं। प्रेजेंट बेसिस, देखिए ये जो चैप्टर है ना आपका एनसीईआरटी में देख के लगता है कि काफ़ी कम है, लेकिन एनसीईआरटी बुक पढ़ने का तरीका असली ये है कि उसमें अगर एक वर्ड लिख दिया ना, यू कार्योटिक, उसका मतलब अब उसको आपको डेप्थ में पढ़ना है। एनसीईआरटी ये उम्मीद करता है कि जो टीचर है वो बुद्धिमान है, वो पढ़ के समझा देगा। कभी भी बच्चों के लिए बुक नहीं बनाता एनसीईआरटी कि जितना मान लीजिए 1 पेज लिखा है तो वो पढ़ लिए। बाकी बुक होता है मान लीजिए इतना मोटा, एनसीईआरटी होता है पतला। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी एक समरी है। एनसीईआरटी को बुक समझने की गलती मत कीजिएगा, एनसीईआरटी में देखिएगा आप समराइज करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो उसको डेप्थ में पढ़ना होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे लोग होते हैं ना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए और बाकी छोड़ दिए, एनसीईआरटी में ऐसा नहीं करना होता है। एनसीईआरटी का हर एक लाइन सोने से ज़्यादा कीमती है, महत्वपूर्ण है, समझने योग्य है, बशर्ते उसको आप समझने के काबिल हो, ठीक है ना। तो वैसा टीचर हो या वैसा बच्चा हो जो खुद उस चीज़ को इंटरप्रेट करे। चलिए इसमें समय ना वेस्ट करते हैं, इसलिए हम लोग अभी 2 ही पेज पढ़े, अभी 2 पेज ही पढ़े हम लोग। और देखिए कितना हमारे 3rd या 4th लेक्चर पर हम आ गए। आगे भी बहुत टाइम लगने वाला है, 12 से 14 लेक्चर कम से कम लगेंगे, मैं पहले कह दे रहा हूँ। धैर्य हो तो ही सुनना, नहीं तो समझ नहीं आने वाला। आइए, प्रेजेंट क्लासिफिकेशन बेसिस क्या है, तो हम लोग 2 भागों में बांट दिए। सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है, 2 भागों में बांटे। आप बोलोगे सर 2 क्या था, एक तो प्रोकार्योटिक। प्रोकार्योटिक मतलब क्या, जिसके पास फॉल्स न्यूक्लियस है। फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब क्या बताए थे, जिसका न्यूक्लिक मटेरियल खुला रहता है, जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब क्या, फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब नो न्यूक्लियर, मेरे को पता है भूल जाते हैं लोग इसलिए बार बार लिखना पड़ता है। प्रोकार्योटिक और दूसरा क्या, यूकार्योटिक, ठीक है ना। देखिए प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक में डिवाइड कर दिया। प्रोकार्योटिक में हम लोग देखेंगे कि यूनिसेलुलर क्या है। प्रोकार्योटिक में मोनेरा को रखा गया। मोनेरा क्या था, यूनिसेलुलर है। तो सर बोलोगे सर प्रोटिस्टा क्या था, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, लेकिन मोनेरा और प्रोटिस्टा में अंतर ये हो जाएगा कि प्रोटिस्टा यूकार्योटिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यूकार्योटिक को भी 2 भाग में हम लोग डिवाइड करेंगे, एक तो यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। प्रोकार्योटिक का यूनिसेलुलर, प्रोकार्योटिक में केवल यूनिसेलुलर होते हैं, इसमें मल्टीसेलुलर नहीं होते हैं। यूकार्योटिक जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और वो मल्टीसेलुलर भी होते हैं। यूकार्योटिक में जो यूनिसेलुलर होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोटिस्टा। उसको क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा, ठीक है ना। क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटिस्टा। तो आप समझ में आ गया कि कार्ल अर्नस्ट ने क्या गलती किया था, 3 किंगडम देके प्रोटिस्टा को रख दिया, प्रोटिस्टा मोनेरा को सारे यूनिसेलुलर को एक में रख दिया, जबकि यूकार्योटिक वाले यूनिसेलुलर अलग है और प्रोकार्योटिक वाले यूनिसेलुलर अलग है, मोनेरा और प्रोटिस्टा। अब हम लोग आते हैं यूनिसेलुलर 2 भाग में हो गए, एक प्रोकार्योटिक और एक यूकार्योटिक। अब मल्टीसेलुलर जो है, मल्टीसेलुलर तो पता है कि यूकार्योटिक तो होंगे ही और मल्टीसेलुलर होंगे। अब इसको हम लोग कैसे डिवाइड करें, ठीक है ना। तो इसको उन्होंने डिवाइड किया कि ये भोजन कैसे बनाते हैं, बोल रहे हैं इनका सेल वॉल होता है कि नहीं होता है। सॉरी, मल्टीसेलुलर को उन्होंने 2 भाग में डिवाइड किया कि एक तो ऐसा होगा जिसका सेल वॉल होगा और एक ऐसा होगा जिसका सेल वॉल नहीं होगा। तो विथ सेल वॉल और ये विदाउट सेल वॉल, यानी इसमें हम लोग ऐसे ऑर्गेनिजम्स रखेंगे जिनके पास सेल वॉल होगा, जिनके पास सेल वॉल नहीं होगा, ठीक है ना। सेल वॉल में भी 2 प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं, एक तो जो अपना फूड खुद बना लेंगे, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे
इसको मैं एक बार समराइज करूंगा, टेंशन मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और एक जो है नो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक जो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, एक जो नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो जो नहीं कर पाएंगे यहाँ लिख लो, नो वाले लिख लो ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, एक जो नहीं कर पाएंगे, एक जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो जो नहीं कर सकते हैं उनको हम लोग फंजाई कहते हैं। ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल है लेकिन वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे, फंजाई। देखिए 5 किंगडम कैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और फोटोसिंथेसिस जो करेंगे उनको कहेंगे हम लोग प्लांटेई, चौथा ये, और पांचवा जिसके पास यूकार्योटिक भी है, मल्टी सेलुलर भी है और विदाउट सेल वॉल है, सेल वॉल नहीं है जिसके पास, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनिमलिया। ये आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो फ्लो चार्ट है कवर हो गया। अब आपको इसको इसी तरीके से बना लेना है और एक बार डेली देखना है। ठीक है ना, तो प्रेजेंट क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, प्रोकार्योटिक में है तो यूनिसेलुलर है तो मोनेरा, यूकार्योटिक में यूनिसेलुलर है तो प्रोटिस्टा, यूकार्योटिक में मल्टी सेलुलर है तो उसको भी 2 भाग में डिवाइड करेंगे, जिसका सेल वॉल होगा, यानी सेल के आगे बोलते हैं ना सेल मेम्ब्रेन होता है और सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होता है। तो हम लोग पढ़ते थे कि प्लांट का सेल वॉल होता है, तो प्लांट का तो सेल वॉल होता ही है, लेकिन प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और भी ऑर्गेनिज्म में फंजाई जिसका सेल वॉल होता है लेकिन वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, जैसे मशरूम वगैरह होता है ना, वो सब फंजाई में आते हैं। फिर आते हैं हम लोग जैसे एनिमल जो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकार्योटिक होते हैं लेकिन उनके पास सेल वॉल नहीं होता है। हम लोग जैसे एनिमल सेल है, हमारे पास केवल सेल मेम्ब्रेन होता है जो हम लोग को मूव करने में इजीली हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बस इतना ही रखते हैं, आप इसको लिख लेना। और इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर से मोनेरा को पढ़ना चालू करेंगे कि मोनेरा क्या है, और उसके बाद आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।